क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों का आज की कक्षा यानी कि क्वेश्चन आंसर सेशन में हार्दिक स्वागत है। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस बच गए थे आज इसको एक्सप्लेन करेंगे। मैं कृष्णा और आप मुझे देख सकते हो कॉन्सेप्ट बीच पे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं जो आपके बचे हुए क्वेश्चंस बुक के रह गए थे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। आपको बताना है कि ये जो अभिक्रिया दी हुई है इसमें कौन सा कथन जो है वो असत्य है, सत्य नहीं असत्य है। तो पहला देखते हैं, पहला है सीसा अपचयित हो रहा है। क्या वाकई सीसा अपचयित हो रहा है? आप ध्यान से देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि सीसा अपचयित हो रहा है। ये कथन बिल्कुल गलत है। बोलो क्यों? क्योंकि सीसा अपचयित नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? सीसा अपचयित कैसे हो सकता है? वो तो आपका प्रोडक्ट बन रहा है, यानी कि आपका वो तो उत्पाद में बन रहा है। तो अपचयित एक्चुअली में क्या हो रहा है? लेड ऑक्साइड एक्चुअली में अपचयित हो रहा है। ठीक है, तो सीसा नहीं लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, तो इसीलिए ये कथन गलत होगा। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। अब ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है सेंटेंस में कि कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड तो आपका प्रोडक्ट में है भाई, तो उपचयित एक्चुअली में क्या हो रहा है? किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो उपचयित कौन हो रहा है? एक्चुअली में कार्बन हो रहा है, तो ये सेंटेंस भी गलत है। तीसरा है कार्बन उपचयित हो रहा है। सही है, सही है। आप इसका उल्टा सोचो ना, यहाँ पे बोला कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड तो बन रहा है, वो उपचयित कैसे होगा? ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ रहा है? कार्बन के साथ जुड़ रहा है, तो प्रॉपर लैंग्वेज क्या होना चाहिए कि कार्बन उपचयित हो रहा है। तो ये सेंटेंस सही है। यहाँ पे देखो लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, ये सेंटेंस भी सही है, क्योंकि यहाँ पे पहला सेंटेंस था आपका सीसा अपचयित हो रहा है। सीसा अपचयित नहीं हो रहा बल्कि लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। सीसा तो बन रहा है। लेड ऑक्साइड किससे ऑक्सीजन हटा? लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन घटा, तो किसका हुआ? लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। ठीक है, तो ये लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, ये सेंटेंस सही है। तो आपसे क्या पूछ रहा था कि कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें कौन सा कथन है? ए और बी असत्य है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? पहला वाला। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा आपका? फर्स्ट वाला, ए एंड बी असत्य है। बाकी ए एंड सी नहीं, सिर्फ सी तो सही है भाई। ए बी एंड सी है नहीं, क्योंकि सी और डी सही है, सभी नहीं बिल्कुल। तो क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन होगा कि ए एंड बी असत्य है। ठीक है, दूसरा है आपका ये Fe2O3 और अल्युमिनियम, ये दोनों आपस में अभिक्रिया बना रहे हैं और क्या बन रहे हैं? अल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन, ये आपका उत्पाद बन रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या बताना है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। ये आपको बताना है कि ये जो अभिक्रिया आपको दी हुई है वो एक्चुअली में किस प्रकार की है, किस व्यवहार की है, क्या नेचर है उसका। ठीक है, तो सबसे पहला है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता था कि दो पदार्थ मिलते थे, अब मिल करके एक पदार्थ बनाते थे। क्या ऐसा हो रहा है यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे दो से अधिक पदार्थ बन रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है। द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसमें क्या होता था? दो यौगिक मिलकर के आपस में आयंस एक्सचेंज होते थे। क्या यहाँ पे दो यौगिक मिलकर के आपस में आयंस एक्सचेंज कर रहे हैं? नहीं भाई, यहाँ पे आयंस एक्सचेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो एक दूसरे को हटाया जा रहा है ना। आयन कहाँ एक्सचेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। यहाँ पे दो यौगिक नहीं, एक यौगिक एक एलिमेंट है, तो दोनों कैसे आयन एक्सचेंज हो रहा है? नहीं हो रहा। द्विविस्थापन भी नहीं होगा। वियोजन अभिक्रिया, ये भी नहीं होगा। वियोजन में क्या होता था कि एक ही प्रोडक्ट, मतलब एक ही आपका प्रोडक्ट टूट करके मल्टीपल्स प्रोडक्ट बनते थे। ठीक है, एक ही आपका यौगिक टूट करके मल्टीपल्स उत्पाद बनाते थे, तो वैसा भी नहीं है। यहाँ पे दो चीज है, दो चीज आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं और कुछ बन रहा है, तो ये भी वियोजन नहीं होगा। विस्थापन अभिक्रिया जो कि अब बच गया, तो यही सही ऑप्शन होगा। रीजन जान लो क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है? आयरन ऑक्साइड है और क्या है? अल्युमिनियम है। अल्युमिनियम ज्यादा ताकतवर है आयरन से, तो अल्युमिनियम क्या कर रहा है? आयरन को उसके यौगिक से बाहर निकाल रहा है। आयरन को उसके यौगिक से बाहर निकाल रहा है। अल्युमिनियम क्या कर रहा है? आयरन को उसके ही यौगिक से बाहर निकाल रहा है और क्या बना रहा है? अल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन। ठीक है, यानी कि आयरन जो है वो कम कमजोर है और अल्युमिनियम जो है ज्यादा ताकतवर है आयरन से, इसीलिए अल्युमिनियम क्या किया? उसके ही यौगिक से उसको बाहर निकाल दिया और खुद ही उसमें घुस के बैठ गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्चुअली विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है, यानी कि अल्युमिनियम विस्थापित कर रहा है किसको? आयरन को उसके घर से बाहर निकाल रहा है। तो ये वाला क्या हुआ ऑप्शन? विस्थापन अभिक्रिया। क्लियर है ये दोनों क्वेश्चन? ठीक है,
सिंपल सा है, इसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। होप आपको ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। अब थर्ड क्वेश्चन है आपका, लोहा चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोराइड अम्ल डालने से क्या होता है। ठीक है, सही उत्तर पर निशान लगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि लोहा चूर्ण पर जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि अम्ल डालेंगे तो क्या होता है, उस पर आपको सही उत्तर पर निशान लगाना है। तो पहला ऑप्शन क्या है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। तो चलो पहले इस रिएक्शन को लिख लेते हैं कि लोहा चूर्ण और तरल हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोराइड क्या है। ठीक है, लोहा चूर्ण यानी कि Fe हुआ। ठीक है, और दूसरा किससे ये अभिक्रिया करेगा, HCl से। ठीक है, ठीक है, ये क्या हुआ, धातु, और ये क्या हुआ, अम्ल है। ठीक है, तो ये दोनों जब अब अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, ये FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है, क्लियर है, FeCl2 बनेगा और साथ में क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। इसको बैलेंस कर दो, ये हो गया बैलेंस, ये निकलेगा। तो ठीक है, तो जब ये निकलेगा तो आपका देखो पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, तो आपको सही पे निशान लगाया, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब दूसरा जो करेक्ट है वो तो आपको इतना ही पूछा गया है कि कौन सा सही है, उस पे आपको सही उत्तर पे निशान लगाना है। लेकिन आप रीजन सबका जानो कि अगर जो भी गलत है वो क्यों गलत है, ये भी जान लो। आंसर आपका यही है, ए ऑप्शन, लेकिन जो ऑप्शन नहीं है वो क्यों नहीं है ये भी जान लो, है ना। दूसरा ऑप्शन क्या है, क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, ये गलत है। क्यों भाई, क्लोरीन गैस HCl से बन ही नहीं सकता। क्लोरीन गैस HCl से कैसे बनेगा, इसके लिए आपको ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा ना, ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, दूसरा आयरन ये आयरन हाइड्रोक्साइड FeOH होल थ्राइस या FeOH होल ट्वाइस, FeOH होल थ्राइस या FeOH होल ट्वाइस, इसको बनने के लिए हमको क्या चाहिए, बेस चाहिए। और आप यहाँ पे क्या रिएक्ट करा रहे हो, एसिड से रिएक्ट करा रहे हो, इसीलिए तो ऑप्शन होगा ही नहीं। कोई अभिक्रिया नहीं होती है, ये भी गलत है, क्योंकि जब भी एक धातु और एक अम्ल रिएक्ट करेंगे, अभिक्रिया करेंगे, तो उसमें कुछ ना कुछ बनेगा ही। और ये बहुत कॉमन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया है, ये बहुत मतलब कॉमन विस्थापन अभिक्रिया है, तो ये तो होगा ही, तो ये गलत है। आयरन लवण एवं जल बनता है, जल तो बन ही नहीं सकता भाई, जल नहीं बन सकता, क्योंकि जल बनने के लिए हम क्या बोले थे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होना चाहिए, यानी कि एसिड और बेस का रिएक्ट होना पड़ेगा, तब जल बनेगा। तो यहाँ पे तो धातु और क्या रिएक्ट कर रहे हैं, अम्ल रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए ये ऑप्शन गलत है। क्लियर है, क्लियर है। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि आपका ऑप्शन एक्चुअली में फर्स्ट ऑप्शन है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, जो कि सही ऑप्शन है, ये इसका इक्वेशन हुआ। ठीक है, और 3 ऑप्शन क्यों गलत है, क्योंकि क्लोरीन गैस नहीं बन सकता। क्लोरीन गैस बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, उपचयन कराना पड़ेगा, जो यहाँ पे नहीं है तो वो नहीं बनेगा। दूसरा है आयरन हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा, आयरन हाइड्रोक्साइड, ये दोनों बनने के लिए आपको क्या चाहिए, बेस चाहिए। यहाँ पे क्या है, एसिड है, तो वो नहीं बनेगा। कोई भी अभिक्रिया नहीं हो रही है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि धातु और कौन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, अम्ल। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो लवण बनेगा, लवण बनेगा ही बनेगा, और हाइड्रोजन गैस निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, तो ये तो थर्ड ऑप्शन गलत। आयरन लवण एवं जल बनता है, जल नहीं बन सकता, क्योंकि जल बनने के लिए आपको एसिड और बेस को रिएक्ट कराना पड़ेगा। यहाँ पे एसिड और बेस रिएक्ट नहीं कर रहे, यहाँ पे मेटल और क्या आपका रिएक्ट कर रहा है, आपका धातु और क्या रिएक्ट कर रहा है, अम्ल रिएक्ट कर रहा है, इसीलिए। ठीक है, जो 3 ऑप्शन आपके नहीं है वो क्यों नहीं है, विथ रीजन आपको मैंने बता दिया। होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। फोर्थ क्वेश्चन है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। पहला क्वेश्चन ये है, उसमें ऐड है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। मतलब इस चौथा क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछा है आपसे। पहला कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, उसका परिभाषा देना है। ठीक है, दूसरा कि संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना ही क्यों जरूरी है, बिना किए भी काम क्यों नहीं चलता। ठीक है, तो सबसे पहले संतुलित रासायनिक समीकरण किसको बोलते हैं वो जान लो।
जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यानी कि उत्पादों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण होते हैं। मतलब दोनों साइड आपका जो अभिकारक है और उत्पाद है, दोनों साइड आपको बराबर मात्रा में कोई भी चीज चाहिए तो उसको हम बोलते हैं संतुलित समीकरण। ठीक है, अब इसको आप ऐसे समझो, या तो इक्वेशन से समझो या तो रियल लाइफ एग्जांपल से समझो। जैसे कि आपने मान लो कोई मिठाई बनाई, ठीक है, मिठाई के लिए आपने आधा किलो चीनी लाया, ठीक है, और आधा किलो खोआ लाया, ठीक है, और उसमें आधा किलो आटा डाला, ठीक है, तो सब मिलाकर के कितना हुआ, आधा किलो चीनी, आधा किलो खोआ, आधा किलो आटा, तो मतलब 1.5 किलो हुआ। ठीक है, तो अब जब आप उसको बना करके निकालोगे, उसका जो लड्डू आपका बनेगा तो वो भी तो 1.5 किलो ही होगा ना, ऐसा थोड़ी है कि वो बढ़ के 4-5 किलो हो जाएगा, है ना। तो दोनों जब सही क्वांटिटी यूज कियो तो वही क्वांटिटी आपका उस साइड भी गया तो सेम वेट होगा ना, अलग डिफरेंस नहीं होगा। तो इसीलिए जब उतना चीज लिए हो तो उतना ही मात्रा में प्रोड्यूस होगा। ऐसा नहीं है आपको तीसरा चीज मिल गया, मतलब आप 2 किलो अगर चीज का कोई सामान बना रहे हो और वो आपका 4 किलो बन गया, ऐसा नहीं होता है ना। तो इसीलिए या तो आप इसको समीकरण से समझो कि देखो पानी जो बनता है, जल बनता है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लगता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया किए तो क्या बना, जल बना, जल बना। तो अब देखो इसमें ये संतुलित नहीं है, इसमें इधर 2 हाइड्रोजन है, लेफ्ट साइड में 2 हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन तो 2 है, लेकिन ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में 2 है लेकिन राइट साइड में 1 ही है, तो ये असंतुलित समीकरण हुआ। तो इसको हमको संतुलित करना पड़ेगा, क्योंकि जिस मात्रा में हम लिए हैं मेरा रिजल्ट भी उसी मात्रा में आएगा। ऐसा नहीं है कि हम इधर 2 बलून्स लेकर के कुछ डेकोरेट कर रहे हैं तो इधर मेरा बलून्स बढ़ गया, 3 बलून्स हो गया, या घट के 1 बलून्स हो गया, ऐसा नहीं होगा। मान लो हम डेकोरेशन ही कर रहे हैं, किसी घर में हम एज ए गेस्ट गए हैं, डेकोरेटिव इंटीरियर डेकोरेशन करने गए हैं और मेरे पास 50 बलून्स है, 50 बलून से हमको डेकोरेशन करना है, तो उस घर को हम 50 बलून से सजाए, तो जब वो कोई गिनेगा तो वो 50 बलून ही होगा। ऐसा थोड़ी कि घट के वो 40 हो जाएगा। हाँ, फूट गया वो अलग बात है, एग्जाम्पल थोड़ा सा सूट नहीं किया, फूट गया अलग बात है, लेकिन वो 50 बैलून मेरे पास है, उसको हम यूज किया तो वही 50 बैलून सजा हुआ दिखेगा, उससे ज्यादा नहीं दिख जाएगा, 50 से 55 नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो वही है यहाँ पे, जब आप लेफ्ट साइड में जितना क्वांटिटी यूज किए हो वही आपका राइट साइड में होना चाहिए, यही संतुलित नियम है। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको संतुलित समीकरण कर दिए कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो अब देखो इधर हाइड्रोजन 4, इधर भी हाइड्रोजन 4, इधर ऑक्सीजन 2, इधर भी ऑक्सीजन 2, तो ये अब समीकरण संतुलित समीकरण हुआ। यहाँ पे दोनों तरफ हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन 2 है, इसीलिए ये संतुलित है। अब देखो संतुलित करना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। इस नियम के अकॉर्डिंग द्रव्यमान ना तो बनता है ना ही नष्ट होता है, कोई भी द्रव्यमान वो ना ही अपने से बन जाएगा ना ही वो नष्ट होगा, तो जो भी यूज हुआ है वो उसी बीच में रहेगा। यही एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन का यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है। ठीक है, इसीलिए अभिक्रिया से पहले और बाद में कुल द्रव्यमान समान होना चाहिए। यही रीजन है कि जब भी अभिक्रिया से पहले जितना क्वांटिटी यूज हुआ है वही क्वांटिटी अभिक्रिया के बाद भी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम वो अपने आप नहीं बढ़ जाएगा या घट जाएगा, वो कहाँ जाएगा, जब ना वो बनता है ना नष्ट होता है तो गया किधर। तो दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी ना संतुलन से यह सुनिश्चित होता। और जब संतुलित हुआ तब ये सुनिश्चित हुआ कि हाँ भैया हमने इतना इतना चीज यूज किया था तो मेरा प्रोडक्ट जो है, जो रिजल्ट आया उसमें इतना इतना चीज है। ठीक है, जैसे हम शॉपिंग करके आते हैं तो अगर हम 5 कपड़े खरीदे तो घर में आकर के 6 कपड़े थोड़ी बढ़ जाते हैं, दुकान वाला भी आपको शॉपिंग करते समय गिन के सामान देगा, इतना इतना इतना, हाँ 6 सामान है तो 6 सामान गया। ऐसा थोड़ी है कि आप उधर से 5 सामान लेकर के खरीद के आए तो दुकान वाला आपको 1 सामान दे दिया, भैया ले जाओ घर, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जितना का पेमेंट किए उतना ही मिलेगा, तो वही जितना का हम यूज किए, जितना मात्रा में लेफ्ट साइड में यूज करेंगे तो वही मेरा रिजल्ट भी आएगा ना, उतना ही साइड का आएगा। ठीक है, सही जानकारी देता है, और ये संतुलित जब होता है तो वो हमें सही जानकारी देता है, कितनी मात्रा में पदार्थ प्रक्रिया कर रहे हैं, कितनी मात्रा में उत्पाद बनेंगे। ठीक है, संतुलित समीकरण ही हमको बताता है कि कितनी मात्रा में पदार्थ जो है आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं और कितनी मात्रा में उसका उत्पाद बनेगा। वो जब संतुलित होगा तभी हम ये समझेंगे कि हाँ ये मेरा सही है, सही रिजल्ट आया है, सही रिएक्शन हुआ है, सही अभिक्रिया हुआ है। ठीक है, चलो
अभिक्रिया की वास्तविकता दर्शाता है, मतलब ओरिजिनल चीज दिखाता है, वो आपको छलावा नहीं दिखाता। और संतुलित समीकरण सिर्फ क्वालिटेटिव जानकारी देगा, मतलब ऊपर ऊपर का देगा। संतुलित समीकरण सही और वास्तविक जानकारी देता है, ठीक है। संतुलित समीकरण आपको सही और एग्जैक्ट वैल्यू देगा, ये समझो, ठीक है। गणनाओं के लिए आवश्यक होता है। अब हम काउंट करते हैं, उसमें भी ये जब जरूरी है भाई, काउंट करोगे तो उसमें तो आप देखोगे ना कि दोनों साइड कितना है। इधर हम 5 चॉकलेट लिए हैं, तो हम जब बांटेंगे तो मेरे पास 5 ही चॉकलेट होगा। ऐसा नहीं हम 5 चॉकलेट लिए हैं तो जब बांटने गए तो वो मेरा 10 हो गया, नहीं होगा, ठीक है। तो ये रासायनिक गणनाएं जैसे कि मोल हुआ, द्रव्यमान हुआ, आयतन हुआ, ये सभी बैलेंस इक्वेशन पर आधारित, मतलब ये सारे चीज जो है संतुलित समीकरण पे ही आधारित होता है। ये सब निकालना होता है तो ये सब सारे संतुलित समीकरण पे ही डिपेंड करता है। इसीलिए इक्वेशन का मतलब अभिक्रिया का संतुलित होना बहुत जरूरी है। और ये नियम इसीलिए है ताकि आपका संतुलन बना रहे दोनों साइड से एक जैसा, ठीक है। होप आपको ये क्वेश्चंस और आंसर समझ में आए होंगे। आज के क्वेश्चंस इतने ही हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको फिर से अगले क्वेश्चन से बताएंगे जो आपका रेस्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।